दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी संत रविदास लाइब्रेरी और ग्राम पंचायत श्यामसुख के द्वारा जो HSC CET बेस पर जो कंपटीशन का आयोजन करवाया गया है इसका सलूशन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी जो ग्राम पंचायत श्यामसुख है और इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इतना अधिक सहयोग दिया, जिसकी वजह से हम इस आयोजन को सफल तरीके से पूरा कर पाए। दोस्तों इस आयोजन के विषय में हम आपसे भी सुझाव मांगते हैं और आपसे भी फीडबैक मांगते हैं ताकि हम आगे आने वाला जो अपना कंपटीशन होगा उसको हम और भी अधिक अच्छे ढंग से कर सकें। दोस्तों हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में कमेंट्स, मैसेजेस और कॉल्स आ रही है कि हमें आंसर की दीजिए। तो दोस्तों हम आपको आंसर की न देकर उसका कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं और इस सोल्यूशन के विषय में जो भी आपकी कोई आपत्ति हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट के माध्यम से या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आप दे सकते हो, जिसका लिंक मैं अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डाल दूंगा। तो दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी क्वेश्चंस का आंसर जल्द से जल्द जानना चाहते हो, तो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस की ज़्यादा डिटेल दूंगा जिसकी डिटेल्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सोल्यूशन है इस जो क्वेश्चन पेपर का उसको। और इसके अंदर हम सबसे पहले जो हरियाणा जीके और जो नेशनल जीके है उनको जो मिक्स किया गया है, कंप्यूटर का पोर्शन अलग से दिया गया है, मैथ और जो रीजनिंग है उसका जो हमने कम्बिनेशन उसको हमने मिक्स किया है, और हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज की जो क्वेश्चन है उसको हमने अलग अलग दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन इसके अंदर दिए थे। और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो हरियाणा जीके का कि निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ जलीय एवं स्थलीय दोनों तरह की सीमा साझा करता है। यानी ऐसा राज्य जो जलीय सीमा भी बनाता है और जो स्थलीय सीमा भी बनाता है। दोस्तों इसके अंदर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जो हमारा पंजाब लगता है वो तो हमको पता है कि वो हमारे साथ जलीय सीमा नहीं बनाता है, लेकिन आपको यदि थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन के अंदर डाउट आ सकता है वो उत्तराखंड को लेकर आ सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो उत्तराखंड है वो हमारे साथ यानी हरियाणा के साथ केवल और केवल जलीय सीमा बनाता है, वो स्थलीय सीमा नहीं बनाता। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा अपना जो सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, वो इसका सही जवाब होगा जो हमारे साथ जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करता है। दोस्तों ये जो यमुना नदी हमारी सीमा पर बहती है, ये यमुना नदी ही हमारे और उत्तर प्रदेश है इसके बीच सीमा विभाजन का काम करती है। अगला जो दूसरा प्रश्न इसके अंदर है कि किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजयी अभियान शुरू किया था। दोस्तों इसमें के अंदर ऑप्शंस को लेकर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते हो, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा सुदास, जिसमें सुदास लिखा हुआ है। अगला जो कला से संबंधित प्रश्न इसमें डाला कि केलुचरण, महापात्र, प्रियवंता, मोहंती, सोनल, मानसिंह व मीनाती दास, यानी 4 कलाकारों के अंदर इसके अंदर नाम देकर पूछा गया है कि चारों कलाकार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों ओडिसी नृत्य इसके अंदर आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला जो बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन इसके अंदर कि हरियाणा की स्थापत्य कला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य पूछा गया है। तो दोस्तों मैं पहले से ही आपको बता दूं कि ए, बी और डी ये तीनों ही ऑप्शन सत्य है। जो असत्य ऑप्शन इसके अंदर है वो सी ऑप्शन होगा, मुकुंद दास, जो अकबर के समय इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों वो अकबर के समय न होकर औरंगजेब के समय था, तो हम इसी ऑप्शन है इसको हम रॉन्ग मानेंगे, इसको हम असत्य मानेंगे कि मुकुंद दास जो अकबर के समय नानौल का दीवान था उसने एक इमारत बनवाई जो छत्ता राय मुकुंद दास के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसने ये इमारत तो जरूर बनवाई, लेकिन वो अकबर के समय नानौल का दीवान नहीं था, वो औरंगजेब के समय नानौल का दीवान था। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह स्थापत्य कला के संबंध में एक असत्य कथन है। दोस्तों हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक कहानी और उपन्यास लेखन के अतिरिक्त किस मासिक पत्रिका में दुबे की चिट्ठियां नाम से व्यंग्य तथा हास्य स्तंभ लिखा करते थे। दोस्तों ये लॉर्ड इरविन के समय की बात है, जब वो हमारे वायसराय हुआ करते थे उस समय की बात है। वो चांद पत्रिका हुआ करती थी जिसमें कि विशंबरनाथ जो थे जो अंबाला से संबंध रखते हैं वो हास्य और जो व्यंग्य स्तंभ उसके अंदर लिखा करते थे। जो इसका सही जवाब चांद पत्रिका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री अगले जो छठे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्ट है ये गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था।
अगला जो अपना 7वां जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, गणमान्य लोगों का नीचे तक झूलता कलीदार पहनावा जो पुराने दरबारी ढंग का होता है कहलाता है। दोस्तों आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, दरबारी जो लोग होते हैं, जो राजा महाराजा हमें दिखाते हैं, वो पहने हुए होते हैं जो नीचे तक लटकता रहता है उनके, जो कि दरबारी ढंग का होता है, उसे हम अंगरखा कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा वो अंगरखा, जो इसका डी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अपना जो अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है। दोस्तों रेड डाटा बुक वो IUCN के द्वारा जारी की जाती है और इसमें संकटग्रस्त जो पशुओं और जो पेड़ पौधे होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, जो कि विलुप्त प्राय जो जीव होते हैं उनका नाम इसके अंदर, उसका जो रिकॉर्ड है इसके अंदर दिया हुआ होता है। 9वां प्रश्न है, दादा कान्हा रावत जो रावत पोल के सरदार थे उनकी याद में कहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आएगा बहीन आएगा, इसका जो पलवल के अंदर इसका आएगा, तो पलवल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा उर्वरक मृदा से सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। ये दोस्तों बी ऑप्शन अमोनियम सल्फेट है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है ये दोस्तों, इसको छाता विधान के नाम से जाना जाता है, यानी इसका एक अन्य नाम हम देखें तो छाता विधान। इसके अंदर जो ऑप्शन डाले गए थे वो दोस्तों आपको जरूर कन्फ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण विधान है, इको सुरक्षा नियम है, ये आपको जरूर कन्फ्यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इसका सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा, छाता विधान जिसके अंदर लिखा हुआ है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत यूनिक और अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर कि बागा मह पपिया बोला मैं जानी कोई आवस है, झूले चढ़ के देखने लागी छोटा बीरा आवस है। दोस्तों इसको हम पढ़कर भी इसका उत्तर दे सकते हैं कि छोटा बीरा यानी छोटा भाई कब आता है। वो दोस्तों तीज के समय जो कोथली लेकर आता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर तीज के अवसर पर हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही जवाब होगा। अगला 13वां प्रश्न है, वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे। दोस्तों ऐसा जो परमादेश होता है, तो परमादेश रिट ऐसा इसी जो कंडीशंस में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। बाबा काली कमली वाले का डेरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है, ये दोस्तों आपको लगभग को ये पता ही होगा। भारत के संचित निधि में धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है। संसद की अनुमति से ऐसा किया जाता है कि भारत की जो रिजर्व जो फंड होता है, जो संचित जो निधि होती है, उसका प्रयोग हम संसद की अनुमति से ही हम कर सकते हैं। महमूद गजनबी अपने भारत आक्रमण के समय किस प्राचीन मंदिर की मूर्ति को अपने साथ गजनी ले गया था। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मोहम्मद जो गजनवी था, महमूद गजनवी जो था, ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो थानेसर के अंदर है, उसने 1014 के अंदर जिस पर आक्रमण किया था, उसके जो मंदिर है की जो मूर्ति है उसको अपने साथ गजनी लिए गया था। दोस्तों वहाँ के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा के बहुत घोर विरोधी थे और उसने ये मूर्ति वहाँ पर ले जाकर एक चौराहे पर रख दी ताकि वो भारतीयों को अपमानित कर सके, लोग उसको पत्थर मारें, लोग उसको ठोकर मारें। वो भारतीयों को ऐसे दिखाना चाहते थे कि देखो भारतीय ऐसे लोग हैं जो एक मूर्ति की, एक पत्थर की पूजा करते हैं। तो भारतीयों को अपमानित करने के लिए वो वहाँ पर गजनी उस मूर्ति को लेकर गया था और वहाँ के चौराहे पर उसने भारतीयों को अपमानित करने के इरादे से उसने वहाँ पर रखी थी। दोस्तों आगे जो प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर के विषय में यह मान्यता है कि यह स्थान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के विवाह के अवसर पर दहेज के स्वरूप भेंट किया गया था। दोस्तों एक व्यक्ति था, एक राजा था रेवत की एक पुत्री थी रेवती, जिसे वह अपनी जो पुत्री है उसको वैसे प्यार से रेवा कहता था, रेवा। जैसे कि राजा रेवत की पुत्री रेवती को राजा रेवत उसको प्यार से रेवा कहते था और उस रेवा का शादी होती है श्री कृष्ण के जो बड़े भाई है बलराम के साथ और वह स्थान उसको दहेज के रूप में दिया जाता है, तो उसको रेवावाड़ी कहा जाने लगा, रेवावाड़ी। तो बाद में वो उस नाम को बिगड़ते बिगड़ते बाद में रेवाड़ी पड़ गया। यानी राजा रेवत की जो पुत्री थी रेवती, जिसको वह प्यार से रेवा कहता था, उसको जो जब श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई के साथ उसकी शादी हुई तो उसको स्थान को दहेज के रूप में उसको दिया गया, तो उसका नाम रेवावाड़ी पड़ गया। बाद में वो बिगड़ते बिगड़ते रेवाड़ी हुआ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, रेवाड़ी। अगला प्रश्न जो करंट अफेयर का है कि पुरुष ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारतीय टीम ने प्रतिद्वंदी न्यूजीलैंड टीम को हराकर अपने नाम किया। दोस्तों ये अभी अभी अपनी जो चैंपियंस जो ट्रॉफी हुई है, जिसका मेजबान जो पाकिस्तान देश था, भारत के मैच हालांकि दुबई के अंदर हुए थे, तो इसके अंदर इस चैंपियंस ट्रॉफी का मैन ऑफ द सीरीज पूछा गया। तो दोस्तों इसमें मैन ऑफ द सीरीज जो होगा वो सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड का प्लेयर था, एक बॉलर है, स्पिनर है, उसको ये दिया गया था।
प्रोफेसर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा में हरियाणा को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है। दोस्तों उसने 8 भौतिक प्रदेशों में हरियाणा को बांटा था, तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन आ जाएगा 8। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों तथा उनके कला रूपों के मेल मिलाइए, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब होगा, जिसमें जो अंजलि ईला मेनन को जो ए का 3 दिया गया, यानी जो पन्नालाल घोष था वो बांसुरी वादक था, और जो बी है पंडित भीमसेन जोशी वो हिंदुस्तानी संगीत, तो जिसके अंदर हम मिलान करेंगे, और जो सी है अंजलि ईला मेनन उसको हम चित्रकला से हम जोड़ेंगे। मदुराई मणि अय्यर जो है जिसको हम जो कर्नाटक संगीत है, जो कंठ संगीत, उसके साथ हम जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ये इसका सही जवाब होगा। अगला जो अपना प्रश्न है, महेंद्रगढ़ के नानौल में हरियाणा में स्थित अरावली की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर, जो कि डोसी की पहाड़ी की चोटी है, की ऊंचाई हमें पूछी है, तो 652 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो 652 मीटर इसकी ऊंचाई इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न 22वें नंबर का है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु इसमें पूछी है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप जो है वो चावल की खेती के लिए चाहिए होता है। कृष्ण छिद्र जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो सी ऑप्शन एस चंद्रशेखर ने इसका सिद्धांत दिया था, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा की कौन सी नदी गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। दोस्तों गुम्फित जलमार्ग क्या होता है कि जब नदी के अंदर जल का जो बहाव होता है वो धीमा होता है, तो जल होता है वो अनेक भागों में बंट जाता है, यानी वो छोटे छोटे टापू वो बना लेता है, तो जिसे हम गुम्फित जलमार्ग कहते हैं। तो वो जो टापू होते हैं बजरी के रेत के बन जाते हैं, बजरी रेत के इस प्रकार से उसके अंदर टापू बनते हैं, तो उसको हम गुम्फित जलमार्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, यमुना जो होगा, ये हमारे जब कलेसर से प्रवेश करती है और ताजावाला तक ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है। दोस्तों इसका सही उत्तर चीन होगा। चीन जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बाघ एवं हाथी का वैकल्पिक घर माना जाता है। दोस्तों इसके अंदर हमें पता है कि जो क्लेसर वन्यजीव जो अपना अभयारण्य है, जिसे हम जो कि राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसके अंदर एक हाथी पुनर्वास केंद्र भी है, जिसे बंसलाल के जो पुत्र थे सुरेंद्र के नाम पर उसका नाम रखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यमुनानगर के अंदर है। 1739 ईस्वी के करनाल युद्ध के दौरान किस रियासत ने नादिर शाह का साथ दिया था। दोस्तों इसके अंदर यदि आप तुक्का लगाना चाहे तो आप कुंजपुरा को ही लगाओगे, क्योंकि कुंजपुरा जो है ये करनाल के अंदर पड़ती है। बाकी झज्जर, लोहारू, भिवानी के अंदर, बहादुरगढ़ आपको पता है झज्जर के अंदर है, तो जो कुंजपुरा है वो इसका सही उत्तर आप लगा सकते थे यदि आप इस पर तुक्का लगाते, तो क्योंकि जो कुंजपुरा है वो करनाल के अंदर ही आता है। मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है। दोस्तों जब विद्युत यानी बिजली चमकती है, बादल बहुत जोर जोर से गरजते हैं और बड़ी मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत तेज वर्षा होती है, तो हम उसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा का सबसे दक्षिण यानी साउथ का जो इसमें बिंदु पूछा है कि सबसे लास्ट का जो साउथ की ओर से लास्ट का बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों इसमें सही उत्तर दोहा होगा, जो नू यानी मेवात जिले के अंदर पड़ता है, जो दोहा इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि हम ऊपर की ओर देखें तो ऊपर का भारत का जो हरियाणा का जो सबसे लास्ट बिंदु है वो शाहपुर आता है, जो कि पंचकुला जिले के अंदर है। हम यदि अपना यमुना जो नदी की साइड अपना जो क्षेत्र पड़ता है, जो पूर्व की साइड है, उसको देखें तो जो कलेसर है यमुनानगर के अंदर, कलेसर वो अपना लास्ट बिंदु आता है। यदि हम दक्षिण का देखें तो हमारा दोहा आएगा, जो कि नू मेवात के अंदर पड़ेगा। और यदि हम पश्चिम की ओर देखें तो जो अपना चौटाला गाँव है सिरसा के अंदर, वो अपना लास्ट बिंदु के तौर पर हम जानते हैं, उसको हम ये उसका उत्तर आएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 29वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दोहा नू लिखा हुआ है। अपना जो अगला प्रश्न 30वां जो इसमें एक कथन दिया गया है, इस कथन को मैं आपको दोस्तों समझाता हूं कि इस कथन ये कब कहा गया था। दोस्तों जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है
वो 1707 ईस्वी में होती है। सबको पता है कि हमको कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय जो हमारे फरीदाबाद और जो बल्लभगढ़ था, जो फरीदाबाद और जो अपना बल्लभगढ़ था, ये जो था, ये यहाँ पर एक व्यक्ति था गोपाल सिंह, यहाँ पर एक व्यक्ति था गोपाल सिंह। ये गोपाल सिंह इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मारकाट, बहुत ज़्यादा लूटपाट करता है। तो उस समय जो मुगल शासक था वो था फर्रुखसियर। ये फर्रुखसियर गोपाल सिंह को यहाँ का चौधरी बना देता है। जो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ है यहाँ का उसको चौधरी बना देता है और कहता है कि यहाँ से वो लगान इकट्ठा करके जो मुगल शासक है वहाँ पर वो जमा करवाए, उसके खजाने में जमा करवाए। तो दोस्तों इसके बाद में इसका जो पुत्र होता है बिशन सिंह, वो शासक बनता है। इसका पुत्र होता है बिशन सिंह, वो शासक बनता है। और वो शासक बनने के बाद इसका एक पुत्र था जिसका नाम था बल्लभ सिंह। जब ये शासक बनता है तो दोस्तों इनका वाद विवाद तो पहले भी चलता था जो मुगल शासकों के प्रति कि गोपाल सिंह ने भी जो कर देने से, लगान देने से मना किया था। तो हालांकि वो कर देता रहा था लेकिन उसने भी कर देने से मना किया था। जैसे इसका पुत्र था बिशन सिंह, इसने भी कर देने से मना किया था। जब इसका पुत्र बनता है, जो इसका पुत्र जब शासक बनता है, वहाँ का जो दीवान बनता है तो वो बनता है बल्लभ सिंह। तो बल्लभ सिंह ने उसको बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया था कि मैं जो मुगल जो सल्तनत है उसके खजाने में जो लगान है वो जमा नहीं कराऊंगा। तो दोस्तों वहाँ पर एक सेना भेजी जाती है दिल्ली से, और उस सेना जब भेजी जाती है तो एक संधि कर लेता है, और उस संधि के आधार पर वो फिर ये एडजस्टमेंट करता है मुगल जो शासकों के प्रति। फिर वो उस संधि का भी उल्लंघन करता है और वो अपने बंदे लेकर, जब ये इस संधि का उल्लंघन करता है तो इनकी एक सभा बैठती है, इनकी एक मीटिंग बैठती है मुगल जो अधिकारी थे उनके साथ और जो बल्लभ सिंह की। उस समय ये शब्द कहता है कि क्या मैं रुपये अपनी जेब में लाया हूँ, मैंने लगान इकट्ठा करने के बाद धन देने का वादा किया था, यदि तुम यह इलाका मुझसे लेना चाहते हो तो मैदान जंग में लेना होगा। तो दोस्तों ये शब्द वो उस समय कहता है, और उसी समय वहाँ का माहौल इतना गर्म हो जाता है कि बल्लभ सिंह जो है इसकी मृत्यु कर दी जाती है, इसको मार दिया जाता है। तो दोस्तों इस समय की ये बात थी कि जो गोपाल सिंह था, इसका पुत्र बिशन सिंह और उसका पुत्र बल्लभ सिंह जो था, उसने ये शब्द, ये बात कही थी मुगल शासकों के लिए कि यदि यह इलाका लेना है तो मैदान जंग में आपको लेना होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बल्लभ सिंह वो आ जाएगा। आपने ज़्यादातर लोगों ने नाहर सिंह इसका जवाब दिया था। जो नाहर सिंह था ये तो 1857 की क्रांति के समय था और ये बात उससे पहले की है। तो दोस्तों ये इसका नाहर सिंह न होकर इसका ए ऑप्शन है बल्लभ सिंह, वो इसका सही जवाब होगा। नाहर सिंह जिसने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। बाद में चांदनी चौक जो है दिल्ली में, वहाँ पर उसको फांसी पर वहाँ पर उसकी मृत्यु कर दी गई थी। तो ये ऑप्शन उसका नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए बल्लभ सिंह इसका सही जवाब होगा। अपना जो 31वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरियाणा में जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद नहीं है? रेखा शर्मा, सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा, सुनीता दुग्गल। दोस्तों ये सुनीता दुग्गल ये जो थी ये पहले एमपी थी सिरसा से, अब ये नहीं है, ये राज्यसभा सदस्य नहीं है। बाकी रेखा शर्मा, सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा ये तीनों ही राज्यसभा सदस्य हरियाणा से आते हैं। तो सुनीता दुग्गल इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि राज्यसभा सदस्य नहीं है। अगला हम देखें तो इसके अंदर मंत्रियों के नाम, उनके जो मंत्रालय है उनके नाम, उनको हमें सही मिलान करना है। दोस्तों आरती राव जो है ये चिकित्सा और आयुष मंत्री है। नायाब सिंह सैनी के पास जो हमारे मुख्यमंत्री है गृह और वित्त मंत्री है, और श्रुति चौधरी है ये बाल एवं महिला विकास मंत्री है, और जो महिपाल ढांडा है ये शिक्षा मंत्री है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका मिलान करेंगे कि जो पहले का सी आ जाएगा चिकित्सा एवं आयुष मंत्री, दूसरे का ए आएगा गृह एवं वित्त मंत्री, श्रुति चौधरी का डी आएगा बाल एवं महिला विकास मंत्री, महिपाल जो ढांडा है ये शिक्षा मंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही जवाब हो जाएगा, जिसमें CADB लिखा हुआ है। हरियाणा से प्राप्त एकमात्र खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो दोस्तों ये करनाल आएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा उर्दू अकादमी का सर्वोच्च सम्मान निम्न में से है? तो दोस्तों इसका फकर हरियाणा आएगा, जिसके अंदर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों इसके हाल ही पुरस्कार भी आपने इसके अंदर टिक किया होगा, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो फकर हरियाणा है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए हरियाणा सरकार इसके अंदर देती है। भारत का सबसे छोटा स्थलबद्ध राज्य कौन सा है? दोस्तों इसके अंदर यदि हम देखें तो ये भारत और उसके राज्यों के संबंध में पूछा गया है। तो दोस्तों इसके अंदर हम ऐसे देखेंगे कि भारत का वह
छोटे से छोटा राज्य है जो न तो किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करता है, न उसके कोई समुद्र लगता है। तो दोस्तों ऐसा हरियाणा होता है, क्योंकि हम इसके अंदर त्रिपुरा भी देखें तो त्रिपुरा के बांग्लादेश लग जाता है, यानी एक अन्य दूसरा देश लग जाता है। तो दोस्तों हमें ऐसा देखना है, क्योंकि हमें इसमें भारत और उसके राज्यों के संबंध में इसमें पूछा गया है, तो हमें हरियाणा ही इसके अंदर हम टिक करेंगे, क्योंकि हरियाणा सबसे छोटा ऐसा राज्य है जिसके न तो कोई समुद्र लगता है और न ही किसी दूसरे देश की सीमा लगती है। इसके अंदर झारखंड भी आ सकता है, लेकिन झारखंड हम देखें तो वो हरियाणा से बड़ा है, तो हमें इसमें सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटे तौर पर हम हरियाणा को इसके अंदर टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? इसमें सी ऑप्शन स्वरूप सिंह इसका सही जवाब होगा, जो हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। चीन और रूस के बीच सीमा बनाने वाली नदी हम देखें तो वो अमूर नदी होगी। वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। मेकांग नदी जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ये सबसे इसकी लंबी नदी है। होंगहो नदी ये जो है ये भी चीन की नदी है। हमें इसका जो सही जवाब होगा वो अमूर नदी, जो इसका डी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा, जिसमें चीन और रूस के मध्य सीमा बनाने वाली जो नदी है। अपना जो अगला प्रश्न है, हरियाणा का वह जिला जिसके सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। दोस्तों सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा यानी जिसके दूसरे राज्य की सीमा लगती है, दोस्तों इसके अंदर यदि सबसे लंबी सीमा पूछे तो वो आएगा सिरसा, और सबसे छोटी पूछे तो वो आएगा कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र के थोड़ी सीमा लगती है, सिर्फ वो पंजाब की लगती है। तो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा यदि हम पूछे तो वो कुरुक्षेत्र आएगा। सबसे लंबी पूछा जाए तो वो सिरसा जिला इसका सही उत्तर आ जाएगा। सामान्यतः किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी कीमत कम हो जाती है। किसी वस्तु की जब हम पूर्ति बढ़ाते हैं, बाजार में उसकी सप्लाई को हम ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो वो बाजार के अंदर अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाती है, तो दोस्तों उसकी कीमत गिर जाती है। हमको पता है कि जब किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है, उसकी पूर्ति कम होती है, तभी उसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन यदि हम उसकी पूर्ति बढ़ाएंगे, माल यदि हम बाजार के अंदर ज़्यादा पहुंचाएंगे, तो उसकी कीमत जो होगी वो गिर जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो हरियाणा जीके नेशनल जीके का अंतिम जो प्रश्न है वो है, हाल ही में घोषित हरियाणा का राजकीय गीत जय 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 हरियाणा के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब होगा। अब दोस्तों हम जो अपनी हिंदी इसके अंदर दी गई थी उसको देखेंगे। हिंदी के अंदर हमने जो 10 क्वेश्चन लास्ट में दिए गए थे उसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं। खड़ी बोली से पहले हिंदी साहित्य की भाषा निम्न में से कौन सी थी? तो दोस्तों वो ब्रज भाषा आएगी। ब्रज भाषा जो खड़ी बोली से पहले हिंदी साहित्य की भाषा थी। वर्णमाला के शब्द के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि हम छोटे स्तर पर देखें, यदि हम तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है कि वर्णों के समूह को, लेकिन दोस्तों वर्णों के समूह तो ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे ए के बाद में क लिखा, क के बाद में च लिखा, च के बाद में प लिखा, हम कैसे भी लिख सकते हैं, वो तो हमारे वर्णों के समूह होते हैं। जैसे हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि ए के बाद में हमने क लिखा, क के बाद में च लिखा, तो च के बाद में पै लिखा, पै के बाद में ट लिखा, ये भी तो वर्णों के समूह है, ये भी तो सभी वर्ण है। तो दोस्तों हम वर्णों के समूह को हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। और दूसरा जो प्रश्न है, जो ऑप्शन है, वर्णों के सार्थक क्रम को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों सार्थक क्रम, क्योंकि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता तो उसके सार्थक क्रम का कोई मतलब ही नहीं इसके अंदर नहीं उठता। वर्णों का निश्चित क्रम, दोस्तों यही ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। वर्णों का निश्चित क्रम, जैसे ए हमने लिखा तो ए के बाद में आ ही आना चाहिए, आ के बाद में ई आएगा, फिर ये इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये जो इसका निश्चित क्रम जो होता है वो ही इसका जो इसको वर्णमाला बनाता है। तो वर्णों का निश्चित क्रम जो पहले से पूर्व जो निर्धारित है, जो भारतीय मानक ब्यूरो, जो भारतीय मानक संस्थान जो जिसने की डिसाइड किया हुआ है, वो ही इसका जो इसका क्रम होगा वो हम इसको वर्णमाला के तौर पर मानेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध वाक्य हमें छांटना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, विद्यार्थियों ने मंत्री जी को फूलों की एक माला पहनाई, फूलों की एक माला पहनाई, वो इसका सही जवाब होगा, न कि एक फूलों की माला पहनाई। एक फूलों की माला का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर, तो फूलों की एक माला यानी एक माला पहनाई, तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा।
जो इसमें डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में के अंदर इसमें जो एक वाक्य होता है उसका एक सेंटेंस बनता है जिसके अंदर कर्ता पहले लिया जाता है, तो ये भी ऑप्शन हम इसके अंदर नहीं रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। जिस प्रकार एक स्त्री का श्रृंगार गहनों से होता है उसी प्रकार काव्य का श्रृंगार अलंकार से होता है, यानी अलंकार जो होता है इसका मतलब ही आभूषण होता है, यानी हम काव्य को इसके द्वारा अलंकृत करते हैं, हम सजाते हैं, हमको जैसे पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसकी सुंदरता बढ़ जाती है तो हम उसको अलंकार कहते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। तो इसके अंदर अलंकार जो है सी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें तत्सम शब्द का चयन करना है, तो इसका चंद्र ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे हम अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं, यानी इसमें व्यक्ति को पूछा है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे हो अंकित हो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम अधो हस्ताक्षरकर्ता कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, जो पहले जुड़ते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसका इस प्रकार से उपसर्ग जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस पद में संधि और समास, तो दोस्तों ये शब्द होगा रामानुज, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब होगा। राम का अनुज, राम अनुज, तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे तो संधि और समास दोनों शब्द है इसके अंदर, तो ये रामानुज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणवी बोली हिंदी भाषा की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों ये जीके का भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न बन सकता है, लेकिन इसमें जो हिंदी में डाला है जिसमें सही ऑप्शन सी होगा, पश्चिमी हिंदी सही इसका जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब तक हम सिर्फ ये 50 जो क्वेश्चन है नेशनल जीके, हरियाणा जीके, जो करंट अफेयर के और जो हिंदी है इसका सोल्यूशन अभी हम दे रहे हैं आपको, और आगे के जो 50 प्रश्न बचते हैं वो जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट अपने और बचते हैं, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। दोस्तों मैथ और जो रीजनिंग का जब मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा तो वो एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, यानी वो 1 घंटे के आसपास या फिर 45 से 50 मिनट, यानी जितनी वो वीडियो बनेगी वो एक लंबी वीडियो बन जाएगी, तो वो हम इसके साथ अटैच ना करके वो मैं आपको अलग से उपलब्ध करवाऊंगा। तो दोस्तों अभी जो है ये 50 जो प्रश्न है इसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्द ही मैं आपके सामने जो मैथ, जो रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर के ये 4 सब्जेक्ट बचते हैं उनका भी सोल्यूशन आपके सामने लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ ये 50 क्वेश्चन का उत्तर जो सोल्यूशन है हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले जो 50 अपने प्रश्न बचते हैं उसके सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।